मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे इस सेकंड पार्ट में एडवर्ब के बारे में, और फर्स्ट पार्ट में भी एडवर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एडवर्ब को हम लोगों ने दो पार्ट में फिट किया है मेरे मित्रों, और हम लोग यहाँ पर सिंपल एडवर्ब को पढ़ रहे हैं। तो सिंपल एडवर्ब में हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी पढ़े हैं, और कुछ बचे हुए जो दो तीन नाम से भी जाने जाते हैं उनको हम लोग सिंपल एडवर्ब में ही अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में इसी वीडियो में इंट्रोगेटिव और रिलेटिव जो एडवर्ब बचता है उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोग कैसे हैं। बहुत मस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। आई होप दैट यू विल बी वेरी हैप्पी एट योर होम एंड यू आर स्टडिंग वेरी वेल इन द प्रेजेंट टाइम। बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आइए हम लोग ध्यान दें, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 में जो भी एडवर्ब बचा हुआ उसके बारे में। तो सिंपल एडवर्ब में क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी जो कुछ प्रमाण दिखाता है, मात्रा दिखाता है किसी चीज़ का, उसे, है ना। तो यहाँ पर जैसे वर्ड है टू है, टू का मतलब भी होता है, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, फुल्ली का मतलब पूर्ण रूप से, वेरी का मतलब बहुत, एनफ मीन्स पर्याप्त, सो माने इतना, यानी यहाँ सो का अर्थ इसलिए भी होता है, लेकिन यहाँ इसलिए ना लेकर के एडवर्ब के रूप में इतना कहेंगे, यानी बहुत कुछ, यानी इतना जिसका कुछ अर्थ बने। एनी का मतलब कोई, क्वाइट का मतलब बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, टी के बाद जब ई होता है तो बिल्कुल हो जाता है, और टी से पहले ई को उठा के रख दिया जाए तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल का सेंस लिया जाएगा। एज एज का मतलब जितना की। तो आइए हम लोग इनको सेंटेंस में कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए भी कमज़ोर है। यानी यहाँ पर जो वीक है वो एडजेक्टिव है आपका, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है TOO भी। तो यहाँ पर TOO आपका एडवर्ब हो गया। हाँ समझ में। अब यहाँ सेकंड नंबर पर हम लोग चलते हैं कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर सो का अर्थ इतना यानी बहुत, क्या सेंस लिया जाएगा, यानी क्वांटिटी लिया जाएगा, कमजोरी का क्वांटिटी लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। और भी हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये आम लगभग पके हैं। ऑलमोस्ट यानी पकने का कुछ मात्रा बन गया, यानी लगभग पका हुआ है। आ रहा ना समझ में। तो यहाँ पर राइप का मतलब पकना, यानी ये आम, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो ऑलमोस्ट का क्या मतलब हुआ, लगभग, यानी लगभग आम पके हुए हैं, यानी वहाँ भी पकने की क्वांटिटी दिखाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो पूरी तरह से फुली, यानी यहाँ पर तैयार होने की मात्रा बताई जा रही है कि कितना तैयार हो, यानी पूर्ण रूप से तैयार हूँ। फुली प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है फुली। तो इसलिए फुली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पर, देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। जिस तरीके सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और वहाँ पर जो अर्थ आएगा वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कि बिल्कुल साधारण रूप में, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं श्योरली यू आर मिस्टेकन, यानी निश्चित रूप से तुम गलती पर हो। तो निश्चित रूप से, तो यहाँ पर श्योर का श्योरली कर दिया गया, एडवर्ब बन गया। यहाँ पर ही सर्टनली वेंट, वो निश्चित रूप से चला गया। तो वेंट यानी गया, तो सर्टनली निश्चित रूप से। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अफर्मेशन है। ये अफर्मेशन है, वेंट क्रिया को यहाँ पर क्या करता है, मॉडिफाई करता है सर्टनली।
तो यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ही सर्टनली वेंट, वह निश्चित रूप से चला गया। तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। लेकिन एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है जब उसी चीज़ को नकार दिया जाए। किसी क्रिया को हम नकार देते हैं, निगेटिव ठहरा देते हैं, तो वहाँ पर वो निगेटिव वर्ड एडवर्ब बन जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि सी डज नॉट ईट फूड। सी डज नॉट ईट फूड, वह भोजन नहीं खाती है। तो खाने का काम जो हो रहा है भोजन का, वो नहीं हो गया, डज नॉट। तो यहाँ पर जो नॉट आ गया निगेशन हो गया, डज नॉट। इसी तरीके से कि आई नेवर वेंट टू सिनेमा, मैं सिनेमा कभी नहीं गया। तो जब सिनेमा में कभी नहीं गया तो यहाँ पर कभी नहीं की अंग्रेजी क्या आ गया, नेवर, ये निगेशन हो गया, नकारात्मक हो गया। तो यहाँ पर जाने की स्थिति को वेंट को नेवर ठहरा दिया, यानी निगेशन हो गया। तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब निगेटिव वर्ड होता है और वो क्रिया को नकारात्मक ठहरा दे, कार्य को ना किया जा रहा हो, तब वहाँ पर वो निगेटिव वर्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते इंट्रोगेटिव एडवर्ब को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग नंबर 2 पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिंपल में आपको कितने प्रकार पढ़े, 6-7 प्रकार 8 प्रकार के हम लोगों ने एडवर्ब को पढ़ लिया सिंपल एडवर्ब में। लेकिन अब हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द क्रिया को पूछ रहा होता है, कार्य को प्रश्न के रूप में, तो वहाँ पर वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आइए हम लोग डिफिनीशन को भी पढ़ लेते हैं कि व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, यानी जब कोई एडवर्ब शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? अगर उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब एक चीज़ हम और आपको याद दिलाएंगे, हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था। तो प्रोनाउन में भी जब प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द आते थे सेंटेंस में, तो वे क्या करते थे, वह भी आपके प्रोनाउन बन जाते थे, ऐसे एडजेक्टिव बन जाते थे। लेकिन सेंटेंस में शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा भिन्न होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि व्हेयर इज मोहन। अगर पूछा गया कि मोहन कहाँ है, व्हेयर शब्द आ गया यहाँ पर, व्हेयर इज मोहन, मोहन कहाँ है। तो है यहाँ पर वर्ब है, इसलिए इज को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है कि मोहन कहाँ है। तो यहाँ पर व्हेयर शब्द इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। आइए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जिस तरीके से कहा गया व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, यानी आने की बात की जा रही, कब आए। तो समय पूछा जा रहा है यहाँ पर प्लेस पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? व्हेयर से प्लेस। अब व्हेन से समय पूछा जा रहा है, कब आए आप। तो आप कब आए, तो कब यहाँ पर क्या हो गया, टाइम हो गया। यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है व्हेन से। व्हाई आर यू लेट, तुम देर क्यों हो। तो तुम देर क्यों हो, तो यहाँ पर हो, देर होने की बात पूछी जा रही है, यानी यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है, रीजन। तो यहाँ पर ये हो गया रीजन, व्हाई आ गया। ये सभी एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं, एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं ये। इसी तरीके से हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर कितने बॉयज़, हाउ मैनी इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। और यहाँ पर पूछा जा रहा है संख्या, क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर करने की स्थिति में प्रश्न किया गया है, तो इसलिए व्हाट वर्ड यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। और क्या दिखा रहा है, एक्शन, क्या कर रहे हो। हु इज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हु शब्द हो गया इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्न पूछने का काम ये सभी कर रहे हैं, इसलिए ये सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहे जाएंगे। तो ये चीज़ हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मित्रों।
तो आइए अब हम लोग तीसरे नंबर को भी, रिलेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग अब 3 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कि हम लोग रिलेटिव एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव और सिंपल हम लोग पढ़ चुके, तो अब रिलेटिव एडवर्ब को भी देखिए। आर रिलेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड बट आल्सो रिफर्स बैक टू सम एंटीसेडेंट्स। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो वो पूर्ववर्ती बातों को क्या करता है? एंटीसीडेंट्स को, यहाँ पर कुछ एंटीसीडेंट्स जो बैक होते हैं उनको रिफ़र करता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, डू यू नो द टाइम? क्या आप समय जानते हो? व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है। तो डू से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के अंत में क्या यूज किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू नो द टाइम? क्या आप समय जानते हो? यानी समय को यहाँ पर मॉडिफाई किया रहेगा। तो यहाँ पर व्हेन का मतलब जब। अब यहाँ कब का नहीं अर्थ होगा, जब, तो ये रिलेटिव बन जाएगा और दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? कि द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो क्या आप उस समय को जानते हैं? तो यहाँ पर समय को, ये समय एंटीसीडेंट्स है, ये एंटीसीडेंट्स वर्ड है और जिसे व्हेन मॉडिफाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर व्हेन ने क्या कर दिया? दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया। यहाँ पर ये व्हेन आपका रिलेटिव एडवर्ब बन गया। ये रिलेट किया है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल लीजिए कि आई रिमेंबर द हाउस व्हेयर आई वाज बोर्न। मैं उस घर को याद करता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मैंने जन्म लिया था, अर्थात जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पर प्लेस दर्शा रहा व्हेयर, यानी इन दोनों सेंटेंस को क्या किया है? व्हेयर ने जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये व्हेयर का मतलब ये प्लेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट्स क्या है? हाउस है। पूर्ववर्ती शब्द क्या है? व्हेयर के लिए हाउस, हाउस को दिखा रहा है। आई नो हिम हु कम्स हियर डेली। मैं उसे जानता हूँ जो यहाँ कैसे आता है? प्रतिदिन आता है, डेली आता है। तो यहाँ पर आता है, कौन आता है भैया? जो आता है। तो यहाँ पर सेंस हु का, कौन नहीं, जो हो गया। तो जब किसी प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ असर्टिव भाव में 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और वो किसी क्रिया को मॉडिफाई करता है, तो वो क्या बन जाता है? रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है। बात समझ में आ गया? ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई लेफ्ट यू। यही कारण है कि क्यों मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर व्हाई शब्द भी रिलेटिव एडवर्ब बन गया। तो हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो हम लोग एडवर्ब को 2 पार्ट में पढ़ लिए, पार्ट नंबर 2 था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से स्टडी करते रहेंगे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन चलेगा और प्रीपोजिशन को भी हम लोग बहुत डीपली चलेंगे, भले ही कई पार्ट बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।